स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या होगा, कब तक चीजें चलेंगी ये तो नहीं पता, लेकिन पिछले 2 साल से जो एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो ये है कि क्या किसी प्रकार का न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज किया जा सकता है। क्योंकि यहां पर अगर आप यूक्रेन में देखेंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिसमें यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट वो यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था 2022 में, उस समय भी इस तरह की कुछ खबरें आई थी कि वहां पर कुछ आग लग गया है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में। लेकिन अभी क्या हुआ है कि संडे को डायरेक्ट अटैक किया गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ड्रोन के माध्यम से। ये आप खबर देख सकते हैं, यूक्रेन अटैक हिट्स ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। और देखिए सोचिए, मतलब कि अगर कोई बॉम्ब गिरता है, कोई मिसाइल अटैक होता है और डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्टर को अगर इंपैक्ट करेगा तो यू कैन ओनली इमेजिन कि जिस तरह का रेडिएशन वहां से रिलीज होगा, उसके आसपास का पूरा रीजन, चाहे रशिया का वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, बेलारूस हो गया, यूरोप के कुछ हिस्से हो गए, मतलब कि बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। तो इसी को थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों इतना बड़ा ये खतरा है। कुछ पावर आउटेजेस की भी खबर आई थी, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच लीजिए, और 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म वाला बैच ले सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी बैच, किसी भी कोर्स में आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यहां पर समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये मैप में आप देख सकते हो, और यहां पर एक इंटरेस्टिंग रिवर है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के जस्ट बगल में अगर आप देखोगे तो एक बड़ी सी नदी बहती है, नीपर रिवर कहते हैं इसको। ये एक्चुअली रशिया से स्टार्ट होती है, बेलारूस में एंटर करती है और उसके बाद यूक्रेन आती है। और यूक्रेन को आप देख सकते हो करीब 1/3 2/3 में इसको डिवाइड करती है। ये इस तरह से इसका वे आपको देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली ब्लैक सी में जाकर ये गिर जाती है। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा है, वहां पर अटैक हुआ है, जिसको देखते हुए न्यूक्लियर वॉचडॉग, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इस तरह का जो अटैक है वो न्यूक्लियर सेफ्टी को बहुत बड़े स्तर पर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। क्योंकि शायद पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली पावर प्लांट के ऊपर अटैक किया गया हो। देखो, एक क्या होता है कि मान लो अगर वॉर चल रहा है तो बाय मिस्टेक कहीं कुछ हो जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप जानबूझकर अगर किसी प्रकार का अटैक करते हो न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये आगे भी हो सकता है। तो देखो, 3 बार अटैक हुआ, एक्चुअली 3 डायरेक्ट अटैक किए गए हैं ड्रोन के माध्यम से, ऐसा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया, और जिसकी वजह से वहां पर एक पर्सन मौजूद था, उसकी मृत्यु हो गई है। और इसीलिए यहां पर बोला गया है कि दिस इज अ क्लियर वॉयलेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल फॉर प्रोटेक्टिंग यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये जो ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें टोटल 6 रिएक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 आप एक साथ देख सकते हो यहां पर। और मैं आपको बता दूं कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था उसके जस्ट पहले अगर आप देखेंगे तो पूरे यूक्रेन में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसका 20% लगभग जो है वो इसी से आता था। और पूरे न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात करें यूक्रेन के अंदर तो उसका 40% अकेले ज़ैपोरिज़िया से ही आता था। ये आप देख सकते हो, यहां पर कई सारे रिएक्टर्स हैं, मतलब कि ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हो ये आपका रिएक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। चेरनोबिल आपको पता है ये पूरी तरह से बंद हो गया था, पहले ये यूएसएसआर के अंडर में आता था। और यहां पर ज़ैपोरिज़िया में भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है वो यूएसएसआर के द्वारा ही लगाया गया था 1980s और 90s में। और बताया जाता है कि टोटल 15 रिएक्टर्स हैं पूरे यूक्रेन के अंदर, और जो ज़ैपोरिज़िया वाला है वो करीब 5700 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। खैर, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझने की जरूरत है कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तो आपको पता है कि जो रशिया की आर्मी है वो पहले इस वाले रीजन में थी, एक्चुअली डोनबास वाला रीजन, वहां से वो एंटर करते करते ये वाला जो हिस्सा है उसको काफी हद तक अपने अंडर में ले ली। तो जो ज़ैपोरिज़िया का वो जो पावर प्लांट है ना, वो एक्चुअली रशिया के कंट्रोल में है इस समय। तो यहां पर रशिया ने ब्लेम किया है कि यूक्रेन की तरफ से जो हमला हुआ है उसकी वजह से पावर प्लांट को नुकसान हुआ है। और खैर, यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब यहां पर ये वॉर स्टार्ट हुआ था फरवरी मार्च में, आपको याद होगा, रशिया यूक्रेन के बीच में, तो उस समय क्या था कि
इन 6 रिएक्टर्स में से जो एक रिएक्टर है वो आपका टेम्पररी क्लोज किया हुआ था मेंटेनेंस वगैरह के लिए। लेकिन फिर क्या होता है कि आगे चलकर जब रशियन फोर्सेस वहां पर पहुंचे तो जो यूक्रेन के कर्मचारी हैं, वहां पर स्टाफ हैं, उन्होंने पूरे पावर प्लांट को बंद कर दिया था। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो वो पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में है। और रशिया, क्योंकि अब क्या है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या होते हैं कि आपको लगातार निगरानी रखनी होती है। तो रशिया ने क्या किया, जो यूक्रेन के वर्कर्स थे उनको गन पॉइंट पर या फिर जो भी बोलिए वहां पर उनसे वो काम करा रहे थे। और अभी भी यूक्रेन के कई सारे स्टाफ उस पावर प्लांट की निगरानी कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का रेडिएशन रिलीज ना हो। लेकिन यहां पर एक चीज आपको समझना है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट शटडाउन होता है ना, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि इस 6 रिएक्टर्स में से जो पहला, दूसरा, 5वां और 6वां वाला रिएक्टर है वो कोल्ड शटडाउन में है। कोल्ड शटडाउन का मतलब ये होता है कि जो फ्यूल वगैरह है वो आपका ठंडा हो चुका है, मतलब वहां पर जो हीट है ना वो उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फिर यहां पर एक जो पर्टिकुलर 4th वाला रिएक्टर है ना, वो आपका हॉट शटडाउन में है। मतलब पावर प्लांट तो बंद है 4th वाला रिएक्टर का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा हीट है अभी भी। तो जो फ्यूल वगैरह होते हैं ना, जो यूरेनियम वगैरह जो होते हैं, तो उसको कूल डाउन करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारा पानी वगैरह सर्कुलेट करना होता है और इसीलिए पावर सप्लाई की लगातार जरूरत पड़ती है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन पहले थोड़ा सा हम यहां पर यह समझ लेते हैं कि मान लो अगर किसी प्रकार का अटैक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर, तो क्या वो उतने मजबूत होते हैं कि इस तरह के अटैक्स को झेल सकें। देखो, कई सारे लेयर्स में बनाया जाता है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये जो रिएक्टर्स आप देख रहे हो डोम शेप में, ठीक है, तो ये कई सारे लेयर्स में बनाया जाता है ताकि छोटी मोटी कोई घटना हो तो उसको नुकसान ना पहुंचे। जैसे कोई किसी ने बुलेट फायर कर दिया, किसी ने शेलिंग फायर कर दी, इस तरह की चीजें हुई। और इसीलिए ड्रोन का जो अटैक था वो बहुत बड़ा ऐसा इंपैक्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर रिएक्टर अभी के लिए वो झेल गया है, लेकिन स्टिल वहां पर डैमेज हुआ है, लेट मी टेल यू, ठीक है। लेकिन कल के डेट में अगर मान लो किसी प्रकार का मिसाइल छोड़ दिया जाता है, कोई बॉम्ब वहां पर फोड़ दिया जाता है, जाहिर सी बात है ना कि कितना भी बड़ा आप प्रोटेक्शन दे दो वो तो फट जाएगा और उसके बाद वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होगा और फिर तो आप जानते ही हैं क्या हो सकता है उसकी वजह से। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार ये जो अटैक किया गया है वो किसने किया। मतलब क्या रशिया के ऊपर ब्लेम किया जा सकता है या फिर यूक्रेन के ऊपर। देखो, जैसा मैं आपको कह रहा था कि अभी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया के अंडर में है, तो रशियन अथॉरिटीज ने ये कहा है कि यूक्रेन की मिलिट्री ने जो सेल्फ एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स होता है उसके माध्यम से इस पावर प्लांट को नष्ट करने की कोशिश की। वहीं यूक्रेन ऑफिशियल्स का कहना है कि देखिए, ये तो रशिया के अंडर में है और रशिया जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है ताकि वो यूक्रेन को बदनाम कर सके। खैर, जो भी है, अगर यहां पर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ऐसा नहीं है कि रशिया सफर नहीं करेगा या यूक्रेन सफर नहीं करेगा, सब सफर करेंगे इसमें। और इसीलिए यहां पर जो चीफ हैं आपके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, उन्होंने कहा है नो वन कैन कंसीवली बेनिफिट और गेट एनी मिलिट्री और पॉलिटिकल एडवांटेज फ्रॉम अटैक्स ऑन सच न्यूक्लियर फैसिलिटीज, देयर इज अ नो गो, मतलब किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, यहां पर मैं आपको बताता हूं अब एक इंटरेस्टिंग चीज। देखो, ड्रोन का जो अटैक हुआ है ना अभी संडे को, उसके 3 दिन पहले अगर आप देखोगे तो वहां पर जो पावर सप्लाई है वो भी काफी सफर की थी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वहां पर लगातार पावर सप्लाई चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो हॉट शटडाउन है वो वाले रिएक्टर में अगर आपको कूल डाउन रखना है उसको, तो लगातार पावर सप्लाई की मदद से जो वाटर है वो आपका वहां से निकाला जाता है उस पूरे रिएक्टर्स में से, ताकि उसको कूल डाउन किया जा सके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेंटेन किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर मान लो पावर सप्लाई चली जाएगी और वाटर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से मेल्ट डाउन हो सकता है, जो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर है वो बर्न हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फुकुशिमा डिजास्टर में क्या हुआ था 2011 में जापान के अंदर, बेसिकली जो 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से डैमेज तो हुआ था ये, लेकिन रिएक्टर्स बच गए थे। लेकिन उसकी वजह से देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, वो समुद्र के बगल में है, तो यहां पर सुनामी आ गया था और सुनामी की वजह से पूरा जो पानी है इस पूरे कंपाउंड में वो भर गया था, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह पूरा एरिया हो गया। या फिर जो पावर प्लांट्स हैं, स्पेशली जो पावर सप्लाई देते थे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, वो एक तरह से पावर प्लांट सफर कर गए, डैमेज हो गए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि पावर सप्लाई मिल नहीं पा रही थी और वो कूल डाउन नहीं हो पाया और ये पूरा मेल्ट डाउन हो गया एक तरह से, और रेडिएशंस वगैरह रिलीज हो गए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर अब कई सारे जो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वहां पर एडिशनल बैकअप प्लान रखा जाता है ताकि पावर सप्लाई कहीं से भी ना रुके। तो देखते हैं आगे क्या होगा इसको लेकर कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का देखिए सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉर तो चल रहा है, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, आगे क्या होना है
आप क्या सोचते हो उसको लेकर जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं 2 स्टेट्स हैव विथड्रॉन फ्रॉम IAEA? दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से विड्रॉ कर लिया अपने आप को। एक तो 1994 में, दूसरे देश ने 2003 में। ये कौन से 2 देश की हम बात कर रहे हैं इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैच, किसी भी प्रकार का कोर्स आपको लेना हो स्टडी IQ पर, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव to get maximum discount। and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।